भाई एंगल बाई सेक्टर के अबाउट क्या होता है, पॉइंट्स जो हैं उनकी मिरर इमेज सामने वाली साइड पे होती है, मैंने बताया था आपको। मतलब अगर आप ये एक ट्रायंगल खींचते हैं, इस ट्रायंगल में इस एंगल का सपोज आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो इसके अबाउट जो ये ए बी और बी सी लाइन है, ये एक दूसरे के अबाउट मिरर इमेज है। समझ रहे हो? मतलब ए बी एंड बी सी लाइन आर द image of each other with respect to internal angle bisector. Internal angle bisector of angle B। तो एंगल बी के अबाउट ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। अच्छा, मिरर इमेज का मतलब ये हुआ कि अगर हम बी ए बी साइड, मतलब ए बी साइड पे कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है, तो उस पॉइंट का जो इमेज होगा वो इस साइड पे लाई करेगा। सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ए का इमेज सी होगा, मैंने ये नहीं कहा है, बट ए का जो भी इमेज होगा वो होगा सी लाइन पे ही कहीं, सी का जो इमेज होगा वो होगा इसी लाइन पे कहीं, बट क्या होगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ। समझ रहे हो? मतलब इस साइड के हर एक पॉइंट का इमेज इस साइड के हर एक पॉइंट पे होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे। तो ये साइड एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, बट ए का इमेज सी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप समझ गए कहानी क्या है? बोलिए भाई। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज ए बी सी। ए पॉइंट आपको 2,6 दिया हुआ है, बी पॉइंट आपको 1,1 दिया हुआ है, और एंगल बी से पास करने वाला एंगल बाइसेक्टर आपको दे रखा है। ये एंगल बाइसेक्टर y इक्वल टू एक्स दे रखा है। अब बी सी लाइन की इक्वेशन पूछी गई है, तो 2,6 का मिरर इमेज निकाल लो। सही है ना? अब 2,6 का मिरर इमेज निकालना तो आपने सीखा ही है ना। मान लेते हैं 2,6 का जो मिरर इमेज है वो बी सी लाइन पर ही होगा, उसे अल्फा बीटा कह देते हैं। तो इसका मतलब अल्फा माइनस 2/1 बीटा माइनस 6/1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ 2 - 6/a² प्लस b²। तो अल्फा -2 कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 4, और बीटा -6 कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू बीटा, सॉरी -1 इज इक्वल टू -4। तो अल्फा की वैल्यू 6 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये जो मिरर इमेज वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया 6,2। अब बी सी लाइन पे दो पॉइंट आपको मिल गए, एक पॉइंट 1,1 बी वाला मिल गया, और एक पॉइंट ये मिरर इमेज ए डैश वाला मिल गया, दैट इज 6,2। दोनों को ज्वाइन करके बी सी लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। लिख देंगे कि नहीं भाई? y-2/x-6 इज इक्वल टू 2-1/6-1। बोलिए भाई। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5y-10 इज इक्वल टू x-6। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, x-5y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। क्या ये बात सब आप समझ में आई, ये बताओ। यस सर। यस सर। सिंपल मिरर इमेज आपको ले लेना। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में आपने और देखी कि अगर y इक्वल टू एक्स लाइन है और इसके अबाउट आप किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज ले रहे हैं, तो सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट में चेंज हो जा रहा है। सही है ना? तो ये चीज़ आप और कहीं नोट कर लो कि अगर ये डायग्राम कहीं नोट कर लो कि अगर आपको y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेना है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसके अबाउट आप किसी पॉइंट का मिरर इमेज लेते हैं, तो इसका मतलब x कॉमा वाई का मिरर इमेज क्या आता है, y कॉमा एक्स। सही है ना? ये एक पॉइंट आप और कहीं नोट कर लो कि x कॉमा वाई का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज क्या आएगा, y कॉमा एक्स। सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। सेम लॉजिक आप यहाँ भी लगा सकते हो, अगर आप y इक्वल टू -x के अबाउट इमेज लेते हो। सही है ना? ये लाइन हो गई y इक्वल टू -x। अगर आप इस लाइन को मिरर बना लेते हो और इसके अबाउट आप किसी पॉइंट का इमेज लेते हो, ठीक है ना, तो उसमें भी आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर ये पॉइंट x कॉमा वाई है, तो जैसे आप इसके अबाउट मिरर इमेज लोगे,
तो आपका जो पॉइंट आएगा वो -x, -y आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो वो x और y इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख लो, मिरर इमेज ऑफ x, y with respect to mirror line y इक्वल टू एक्स इज, क्या होगा, y, x, x और y इंटरचेंज हो जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिरर इमेज ऑफ x, y with respect to mirror line y इक्वल टू -x, इसके बाद क्या होगा बोलो, माइनस, भाई इसमें सॉरी इसमें भी इंटरचेंज हो जाता है, मतलब x और y तो इंटरचेंज होगा बट वो माइनस के साथ हो जाएगा, तो -y -x, -y -x। क्या ये बात समझ में आ रही है? y इक्वल टू एक्स के साथ सीधा इंटरचेंज हो जाएगा, y इक्वल टू -x के साथ सीधा इंटरचेंज होगा, बट उसमें और साथ में क्या लग जाएगा, माइनस। अभी ध्यान रखिएगा, तो जहां भी आपको y इक्वल टू एक्स लाइन आएगी आप सीधा इमेज निकाल देंगे, उसमें आप कतई डिस्टर्बेंस नहीं लेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बोले, बोलो भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो। अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें फैक्ट हैं, जैसे अब एक्सिस के अबाउट आप मिरर इमेज लोगे तो वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर ये पॉइंट x, y है और x एक्सिस को हम मिरर बना दें तो ऑब्वियसली पॉइंट जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे उसकी इमेज होगी, तो इसके अबाउट इसका मिरर इमेज क्या आ जाएगा भाई, x तो सेम रहेगा, y जितना पहले प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। ये x एक्सिस को अगर हम मिरर इमेज बनाते तो, क्या ये बात सुने? अच्छा, यहीं पे अगर इस पॉइंट के लिए हम वाई एक्सिस को मिरर इमेज बना देते तो पॉइंट जितना आगे होता अब पॉइंट उतना ही क्या हो जाता, पीछे आ जाता। तो अब इसकी मिरर इमेज क्या आ जाती, बोलो भाई, -6, -6, y। सही है, क्लियर हुआ कि नहीं भाई? तो ये डायग्राम भी याद रखिएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज क्या होती है, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट x, y विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, क्या हो गया भाई, x, -y, ठीक है। एंड मिरर इमेज ऑफ पॉइंट x, y विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, क्या हो गया भाई, x कोऑर्डिनेट चेंज, x, y, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकाल लें उसका अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट आप चेंज कर देंगे। क्या ये पूरी बात सबको समझ में आई? ये डायरेक्ट रिजल्ट है जिनको आप क्वेश्चंस में बाई कैलकुलेशन फालतू फार्मूला वार्मूला लिख के टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे, तो वो उसी हिसाब से डायरेक्ट चेंज ऑप्ट कर लेंगे, आपका कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको याद होगा आपने डिस्टेंस निकाली है, किसी भी लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस आपने निकाली थी, याद आया आपको? यस सर। भाई उसका फॉर्मूला आपने डायरेक्ट लिखा, याद आ रहा होगा, एक बार मैं इस फॉर्मूले को फिर से लिख यस देता सर। हूँ। अगर ये पॉइंट x1 कॉमा y1 मैं ले लूँ तो यहाँ से किसी भी लाइन की अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं, ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है? अब यहीं पे हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं और हमें उनके बीच की डिस्टेंस देखनी है, ये लाइन और ये लाइन। तो दो लाइनें पैरेलल होंगी तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा। तो सबसे पहला काम तो यही करो, लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी टू की फॉर्म में लिख लो, सही है ना? मतलब ये जो a और b है, ये जो a और b है सेम कर लो, वैसे तो इनका रेशियो सेम होगा बट वो रेशियो वाली क्वांटिटी डिवाइड करके हम इस a और b को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे।
फिर जो डिस्टेंस होगी ये, वो डिस्टेंस होती है मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए। बाई सिंपल तरीका है, ओरिजिन से पहली लाइन की डिस्टेंस निकालेंगे, ओरिजिन से दूसरी लाइन की डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो जब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे यानी कि अगर हम ये पूछें आपसे डिस्टेंस फ्रॉम origin to any line ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो वो क्या होगी आपकी मॉड ऑफ C सी बाई upon under root a मॉड ऑफ square plus सी b बाई square. रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। तो अगर ओरिजिन से पहली लाइन की डिस्टेंस निकालोगे तो C1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, दूसरी लाइन की डिस्टेंस निकालोगे तो C2 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो मॉड ऑफ C1 माइनस C2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये बात, मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब आपका ये अटक नहीं है कि ओरिजिन की लोकेशन क्या है, वो इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है, वो सब एडजस्टेबल है। अगर वो इनसाइड होगा तो ये दोनों अपोजिट साइन के आएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर वो आउटसाइड होगा तो दोनों सेम साइन के आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर वो इनसाइड होगा तो दोनों C1 C2 अपोजिट साइन के रहे होंगे ना, हाँ है ना, तो दोनों ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपने आप ऐड हो जाएगी। वो आपका हेडक नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप बस ए और बी को सेम कर लीजिएगा। अगर यहाँ A1 B1 A2 B2 है तो रेशियो तो सेम होगा, तो उसी रेशियो से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हम ए और बी सेम कर लेंगे। फिर जो C1 C2 आएंगे उसमें डायरेक्ट रख के हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो मॉड ऑफ C1 माइनस C2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सीधा फॉर्मूला लगा के आप सीधा सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। No sir. चलिए, अच्छा, अब इसी पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एरिया निकाला गया है। जैसे अगर आपको निकालना है कि एक क्वाड्रिलेटरल, जैसे एक बन रहा है आपके सामने पैरेललोग्राम, ऐसे करके ये लाइन आपको दी हुई है y इक्वल टू m1x प्लस C1, ये लाइन आपको दी है y इक्वल टू m2x प्लस C2, ये लाइन आपको दी हुई है y इक्वल टू, सॉरी पैरेलल है तो सेम स्लोप होगा ना, ये लाइन दी हुई है m2x प्लस D2, और ये लाइन आपको दी हुई है y इक्वल टू m2x प्लस D1। ये एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया गया, तो इसका जो एरिया होता है वो हो जाता है मॉड ऑफ C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ M1 माइनस M2। ये इसका एरिया होता है, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 मॉड ऑफ D1 माइनस D2, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ M1 माइनस M2, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाई दीज लाइन्स। तो कहीं भी आपको इस तरह की लाइन से कोई भी पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करके मिले, आमने सामने वाली साइड का स्लोप बताओ, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो आपको एरिया मिल जाएगा किसका, पैरेललोग्राम का। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो आपको सीधा एरिया मिल जाएगा किसका, पैरेललोग्राम का। समझ रहे हो? अच्छा, ये फॉर्मूला और ये प्रूफ सब उसी वजह से हो गया है। क्या होता है जब हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं ना, तो पैरेललोग्राम के एरिया का जो फॉर्मूला एक्चुअली होता है वो ये होता है कि इन दोनों पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस D1, ठीक है ना, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस लिखते हैं D2, और एडजेसेंट एंगल लेते हैं थीटा। तो ये जो एरिया आता है वो आता है D1 D2 बाई साइन थीटा। अगर पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस D1 D2 है और एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल क्या है, थीटा, मतलब D1 एंड D2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस।
और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एडजेसेंट एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड। एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड, तो वो थीटा हो गया, और D1 D2 क्या हो गया? डिस्टेंस। इसी फॉर्मूले को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट निकाला गया। फील आ रहा होगा भाई, अगर ये y इक्वल टू m1 x c1 है तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? c1 माइनस सी टू रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? d1 माइनस डी टू रूट अंडर वन प्लस एम टू स्क्वायर। ये एंगल tan थीटा से निकालेंगे, इसका स्लोप m1, इसका m2, तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। वहाँ से साइन थीटा निकाल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बताइए। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने बताए आप समझ पाए कि नहीं? बोलो। अरे बताओ भाई, क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? Yes, Yes. sir. तो ये सारे रिजल्ट हैं जो आप क्वेश्चंस में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बोलो। सही है। और इसकी साइड लेंथ ए है, तीनों साइड लेंथ ए होंगी, ये वाला एंगल 60 होगा, तो यहाँ से डाला गया जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये, सही है ना? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होता है? अगर हम इसको डी कह दें तो जो डी डिस्टेंस होता है वो होता है a√3/2 के बराबर, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। समझ में आया? इसके बाद तीसरी बात, अगर हम इसमें सरकम सर्कल बना दें, मतलब ये फिक्स रिजल्ट है जो आपको एकदम पता ही होने चाहिए। अगर हम इसमें एक सरकम सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दें तो उस सरकम सर्कल की जो रेडियस होती है ना, इन टर्म्स ऑफ क्या? रेडियस ऑफ दिस सरकम सर्कल इन टर्म्स ऑफ ये। तो अगर हम कहें कि आर जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, तो वो भी फिक्स होती है भाई। अगर ये आर है तो अब ऐसे समझो, सरकम सेंटर तो यही होगा जो 2:1 के रेशियो में होगा, ये इसको ज्वाइन करेगा, तो यही लेंथ कैपिटल आर होगी। होगी कि नहीं होगी? और ये लेंथ कितनी होगी? a/2 होगी। और ये जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। बोलिए। और ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, वो लेंथ स्मॉल आर होगी। स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ, स्मॉल आर मतलब क्या हो गया? रेडियस ऑफ इन सर्कल। स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया? रेडियस ऑफ इन सर्कल। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो स्मॉल आर का मतलब हो गया रेडियस ऑफ इन सर्कल। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में एक ट्रेंगल ध्यान रखिएगा इक्विलेटरल के केस में। ये a/2 होता है, ये स्मॉल आर होता है, ये कैपिटल आर होता है, और ये एंगल 30 डिग्री होता है। अब आपको जो कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट कर लो। सही है। जैसे अगर आप इसमें साइन 30 लगाओगे तो आपको r/r मिल जाएगा, सॉरी स्मॉल r बाई कैपिटल आर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको कैपिटल आर की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर मिल जाएगी, एक इन्फॉर्मेशन। ये बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? यहीं पे अगर आप सब कुछ a/2 के टर्म में निकालोगे, है ना, तो cos 30 लगाओगे तो a/2 कैपिटल आर मिल जाएगा, और cos 30 कितना होता है? √3/2। तो जो a की वैल्यू है वो r√3 होती है, या r की वैल्यू जो है वो a/√3 होती है। क्या ये बात समझ रहे हो? बोलो। अच्छा, जो स्मॉल आर होता है वो r/2 होता है, तो स्मॉल आर की वैल्यू जो होती है वो होती है a/2√3। तो ये सारे आंसर हमने ए के टर्म में आपको निकाल के बता दिए।
समझ रहे हो कि नहीं भाई? इसी को आप कह सकते हैं कैपिटल R/2 और इसी को आप कह सकते हैं 2 r। तो ये सारे रिजल्ट हैं जो आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में सेट होने चाहिए अगर आपको अपना कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है तो। बाकी क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो ही गया होगा। ये डायग्राम एक जगह बना लीजिए। ये क्वेश्चन कर लिया है कि नहीं भाई? यस सर, हो गया। यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के सीधा उसको a√3/2 के बराबर कर देंगे। वहां से आप सीधा a की वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास है ही, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। यहां से सीधे ये डिस्टेंस d निकाल लेनी थी और ये डिस्टेंस d सीधे निकल के आती है 2 - 1 - 2 का मॉड डिवाइडेड बाई √2 और इसी को किसके बराबर कर देना था? a√3/2 के। वहां से सीधा आंसर आ जाना था। क्या आंसर आ गया? बाकी लोगों का नहीं आया किसी का? क्या आ रहा है आंसर? यस सर, यही आया। यस सर। इसमें सिंपल काम क्या करना था? ए और पहले बी सेम करके निकालना। हाँ 6y - 8y +13, पहली इक्वेशन तो ये हो गई होगी और दूसरी इक्वेशन जब आपने लिखी होगी तो 9x - 12y +14 हो गई होगी ना। अब रेशियो तो सेम जा रहा है। हाँ यार ना, रेशियो क्या आ रहा है? 3:4। 3:4। 3:4। तो सबसे पहले क्या करो, पहली वाली इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी वाली में 3 मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही किया होगा। सर यस ऊपर वाली को 2 से डिवाइड करके नीचे वाली को 3 से डिवाइड करके हो गया बस। यस सर। हाँ वो भी कर सकते हैं। ऊपर वाली को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? 3x - 4y क्या? और अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये भी 3x, मतलब हमें क्या है, a और b सेम कर लेना था ना। यस सर। अब a और b सेम आ गए, C1 C2 हमें मिल गए, तो सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगा देंगे? मॉड ऑफ 13/2 - 14/3 और डिवाइडेड बाय √a² + b²। यही सबने किया होगा। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आ यस गया कि सर। नहीं आंसर? क्या आंसर आ रहा है? सर 11/30। 11/30। चलिए ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। एक साइड आपको दी हुई है, एक काम तो हमारा खत्म। दैट इज 4x + 7y + 5। एक वर्टेक्स उस पर दिया हुआ है, एक और काम खत्म। एक वर्टेक्स जो है या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, तो हमें डिसाइड करना है कि वो ये है ये। सर डायगोनल पे होगा। अगर ये होगा तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 बनेगा, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1। इसका स्लोप हमको कितना दिख रहा है? -4/7। और अगर हम 1, 1 यहाँ ले लेते, सही है, तो इसका स्लोप तो इनफाइनाइट आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस होता। ऐसा तो है नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब 1, 1 यहाँ नहीं, कहाँ होगा? डायगोनल पे। ये बात समझ पाए सब लोग? बताओ भाई। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। यस सर। यस सर। आप बताओ, आप सारी साइड की इक्वेशन मिल गई कि नहीं? बोलो। यस सर। कैसे? अब सारी साइड की इक्वेशन कैसे मिली? जो पैरेलल वाली है वो 4x + 7y + k और 1, इसका 1 सेटिस्फाई करा इसका देंगे। इसका स्लोप तो सीधा ही बना देंगे, -4/7। अच्छा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका स्लोप कितना बना देंगे? 7/4। इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा? 7/4। सारी लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। बोलो भाई। यस सर। यस सर। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। मैंने आपको सारी लाइनों के स्लोप दे दिए हैं, तो आप सारी लाइन लिखते चले जाएंगे कि नहीं? बोलो। ए बी लाइन दी हुई है आपको, तो सी डी लाइन क्या हो जाएगी? y - 1 / x - 1 = -4/7। ए डी लाइन क्या हो जाएगी? y - 1 / x + 3 = 7/4। ऐसे ही बी सी लाइन क्या हो जाएगी? y - 1 / x - 1 = 7/4। तीनों लाइनें सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, तरीका समझ गए होंगे सीधा। बताओ यार।
रेक्टेंगल है ना, तो ये तो एंगल 90 होगा और ये साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल। पैरेलल। बस पैरेलल और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगा के लिखते चले गए। थिंकिंग एबिलिटी लानी पड़ेगी यार तुम लोगों को, वरना कैसे चलेगा काम। एक सर्कल है जिसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया गया है ABCD, सॉरी, ठीक है, ABCD। उस सर्किल का एक डायमीटर दिया हुआ है, ऑब्वियसली वो सर्किल के सेंटर से पास करेगा, दैट इज 4y इक्वल टू x प्लस 7। ए पॉइंट दिया हुआ है -3,4, बी पॉइंट दिया हुआ है 5,4, मान लिया ऐसे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, तुरंत दिमाग लगाओ। हमें चाहिए होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ। क्या हमें उसकी लेंथ मिल गई, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस तो 8 है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से हाँ फोर यस फोर सर। सेम है, 5 और Yes, 3, ये तो sir. 8 है। अब अगर हम इसकी ब्रेथ निकाल लें, ये वाली लेंथ, तो हम सीधा एरिया निकाल देंगे। अब हमारा एम सिर्फ ब्रेथ निकालने का है, हाँ या ना। अच्छा, ये सर्किल का डायमीटर है, ये सर्किल की कॉर्ड है, तो कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम तुरंत लिख सकते हैं। क्या होगा इसका मिड पॉइंट, 1,2, सॉरी 1,4 होगा कि नहीं भाई बताओ। इस मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, वो जहां पर इस लाइन को कट करेगी वो सेंटर होगा कि नहीं, अरे बोलो, ऑब्वियसली वो सेंटर ही होगा। Yes, sir. ये तो अंडरस्टूड है ना। अच्छा, ये लाइन Yes, जो है, sir. ये लाइन जो है वो क्या है, y इक्वल टू 4, बोलो। यस सर। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, x इज इक्वल टू, इक्वल्स टू 1। तो वो कहाँ से पास करेगी, 1,4 से। तो सीधे इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख दोगे, बराबर 1। x इक्वल टू 1 जैसे ही यहाँ रखोगे तो o मिल जाएगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो o होगा, तो वो यस। पॉइंट कितना मिल जाएगा, 1,2। अब ये 1,2 आ गया, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 2। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, बस सिमेट्रिसिटी के साथ 2। ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, 4। तो एरिया कितना होगा, 32। खत्म हो गया क्वेश्चन, हाँ या ना बताओ। यस सर। यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। अच्छा, अब ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी 2 होगी, ये कैसे समझे, क्योंकि मिड पॉइंट है वो। सर होता डायमीटर। होता क्या है, जब भी किसी भी सर्किल के अंदर आप रेक्टेंगल बनाते हैं, जब भी किसी भी सर्किल के अंदर आप क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल, तो वो हमेशा, जैसे आपने एक सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, सही है ना, जैसे ये रेक्टेंगल एक सर्किल के अंदर कंस्ट्रक्ट हो गया, तो वो हमेशा क्या होता है, सेंटर से सिमेट्रिसिटी पे आ जाएगा ना, ऐसे। भाई अगर ये लाइन आप खींच दो तो आप यहाँ रेक्टेंगल कभी नहीं बना सकते हो। रेक्टेंगल आप बनाओगे तो दोनों हाफ में वो सिमेट्रिक बनेगा, तो सेंटर से जो साइड की डिस्टेंस होगी वो हमेशा सेम होगी ना, बोलो भाई। जो उसके डायगोनल कट करेंगे वो हमेशा सेंटर पे कट करेंगे कि नहीं, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा सेम होगी, तो यही है, सेंटर से जो उसकी कॉर्ड की डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है सिमेट्रिसिटी में। तो अगर ये डिस्टेंस आपने एक बार कही 2 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 2। तो ये दोनों पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, 4। अब ये वाली 4 आ गई, ये 8 पता ही थी, सीधा आंसर आ गया, आपको कुछ करना ही नहीं था। दिखा क्या भाई, बोलिए क्या है, पूरी बात समझ में आई सबको, नहीं आई। यस सर। ठीक है क्योंकि ना। सर हमें साइड्स इक्वल चाहिए। हमें एक ऐसा पैरेललोग्राम बनना चाहिए जिसमें साइड्स इक्वल हो। क्योंकि रोम्बस होगा ये तो श्योर शॉर्ट है। अब वो रोम्बस स्क्वायर बन सकता है जब उसके बीच का एंगल क्या हो, 90, बट रोम्बस तो होगा ही होगा, क्योंकि स्क्वायर भी एक तरीके से रोम्बस ही होता है ना। तब ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0।
ये हो गया a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। देखा, दोनों के डायगोनल के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो डायगोनल के बीच का एंगल 90 होने का मतलब पैरेललोग्राम बिकम्स रॉम्बस। समझ गए। अच्छा, अब ये रॉम्बस बनेगा तो साइड लेंथ सेम होगी, होगी कि नहीं होगी। अब देखिए, रॉम्बस में जब हम साइड लेंथ सेम करते हैं तो होता क्या है, जैसे ये एक रॉम्बस आपने बनाया, ये साइड लेंथ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने d1 कही, ठीक है ना, और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाली ये, सही है ना, इसको आपने कहा d2, और साइड लेंथ सेम है। अच्छा, अगर हम इस एंगल को थीटा कह दें तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। सोचो, ये साइड लेंथ ए है, ये भी साइड लेंथ ए है, हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से निकालोगे तो d1 की वैल्यू क्या आएगी, a sin थीटा। और यहाँ से निकालोगे तो d2 की वैल्यू भी क्या आएगी, a sin थीटा। इसका मतलब d1 किसके बराबर होगा, d2 के, इन केस ऑफ रॉम्बस। समझ गए कि नहीं भाई। यानी कि इन केस ऑफ रॉम्बस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या होती है भाई, आर इक्वल। तो ये भी एक रॉम्बस की कंडीशन होती है, अगर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड आप निकाल रहे हैं तो वो इक्वल आनी चाहिए। तो रॉम्बस में डायगोनल के बीच का एंगल तो 90 होता ही है, और उसी कंडीशन को यूज़ करते हुए आप ये कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। बस अब पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस तो हमने निकाली है ना, वही डिस्टेंस इक्वल कर दो। तो सी माइनस सी डैश बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस सी डैश बाई रूट अंडर ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर। बस जैसे इसको बराबर करेंगे वहाँ से कंडीशन आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं भाई, बोलिए। अच्छा, यस सर। यस सर। दूसरा इसमें आपको ऑल्सो फाइंड करना है क्या, डायगोनल की इक्वेशन। तो क्या होता है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये भी रॉम्बस में ही होता है, इन रॉम्बस। अच्छा, चूंकि ये रॉम्बस में होता है तो स्क्वायर में भी हो जाएगा ना, बिकॉज स्क्वायर इज अ रॉम्बस जिसमें उसकी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं ना। बोलिए, इन रॉम्बस क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं रॉम्बस के, जो रॉम्बस के क्या होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस, ठीक है, आर दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रॉम्बस। तो रॉम्बस की जो एडजेसेंट साइड होती है ना, उनके एंगल बाइसेक्टर आप निकाल देंगे तो आपको डायगोनल की इक्वेशन मिल जाएगी। अब एंगल बाइसेक्टर अभी हम निकालना सीखेंगे जब, तब हम रॉम्बस में डायगोनल की इक्वेशन निकाल लेंगे। समझ गए कि नहीं भाई। तो कंडीशन ये हो गई। तो अब कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में लिखा हो कि दोनों के साइड की पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस सेम है तो भी रॉम्बस होगा, डायगोनल के बीच का एंगल 90 बन रहा है तो भी रॉम्बस होगा, क्योंकि उस केस में ये सारी डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, सेम आ पाएंगी। क्योंकि अगर ये दोनों सेम होंगे तभी ये वाला a1 और a2 भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अगर हम इसको a1 a2 मानते और इन दोनों को सेम ले लेते तो साइन थीटा तो कैंसिल ही हो जाता ना, तो a1 a2 बराबर आ जाते। और अगर एडजेसेंट साइड बराबर है तो क्योंकि पैरेललोग्राम है तो बाकी सारी साइड तो बराबर हो ही जाएंगे। क्या है, पूरी बात, पूरी कहानी सबको समझ में आ गई। तो रॉम्बस के केस में ये भी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। तो कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट नाम से ही पता चल रहा है। अब देखो कैसे इस पर बेस क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी बना लेते हैं। भाई ए बी सी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो x1 y1
x2 y2 और x3 y3 तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि स्लोप ऑफ ए बी लाइन और स्लोप ऑफ ए सी लाइन सेम आ जाए। बोलो, तो इसका मतलब y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस वाई वन अपॉन x3 माइनस x1। अगर ऐसा आ जाए तो ऑब्वियसली एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट होंगे, क्योंकि तभी स्लोप सेम आ सकता है, अदरवाइज कभी स्लोप सेम आएगा ही नहीं ना। अगर भाई एक ही पॉइंट से दो लाइनें पास कर रही हैं और दोनों का स्लोप सेम है, तो वो दोनों लाइनें एक के ऊपर एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो उनका स्लोप डिफरेंट हो जाएगा ना। बोलिए। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ऑब्वियसली जो एरिया बनेगा किसका, ट्रायंगल ए बी सी का, वो एरिया क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ से एक डिटर्मिनेंट कंडीशन आती है, क्या, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाना चाहिए, जीरो। यह भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कई बार क्वेश्चन इसी कंडीशन से सिंप्लीफाई होता है कि आप डिटर्मिनेंट बना के उसको जीरो कर देते हैं, वहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाता है। कई बार ये स्लोप वाली कंडीशन आप लगा देते हैं, उससे भी आराम से काम हो जाता है। अच्छा, तीसरी चीज़ देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ऑब्वियसली ए सी जो होगा वो ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा। इफ ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट, अरे हाँ या ना बताओ। ऑब्वियसली अगर ये यस पॉइंट सर। कोलिनियर हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इसके और इसके डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक कंडीशन आप और लगा सकते हैं, वो ये है कि पॉइंट बी डिवाइड्स m/n ratio the line segment joining point A and C, तो भी क्या होगा, बोलो, ये सेम होगा। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x2 निकालें और वो m(x3) प्लस n(x1) बाई m+n आ जाए और यहाँ से हम m/n निकाल लें, तो यही m/n सेम होना चाहिए कि नहीं, बोलो। यस सर। यानी कि my3 प्लस ny1 बाई m+n सेम होना चाहिए। यही कंडीशन लगाओगे तो इससे पहली वाली कंडीशन निकल के आ जाएगी। अगर यहाँ m/n निकालो, यहाँ m/n निकालो, तो यही कंडीशन आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं भाई, हाँ या ना। तो ऑब्वियसली वो x2 और y2 वही सेम रेशियो में हो जाने चाहिए। तो इन चारों में से जहाँ हमें जो कंडीशन सुटेबल लगेगी वो यूज़ कर लेंगे। सबसे ज़्यादा प्राइम कंडीशन ये यूज़ की जाती है कि ऑब्वियसली अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर है तो ये रिलेशन सेम हो जाए, बट कई जगह डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे ये डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। ये सारी कंडीशन और ऑप्शंस में, अगर आपसे क्वेश्चन में और ऑप्शंस उसी तरीके से डिस्टेंस के फॉर्म में फ्रेम करके दे दिया है, ये कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर AC का सम AB प्लस BC के बराबर है तभी ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे होंगे, वरना ये सम हमेशा ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली अगर ये ट्रायंगल बना रहा होगा तो ये और ये साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा ना। बराबर केवल तभी होगा जब ये पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। यस सर। मतलब लाइन्स L1 L2 and L3 are concurrent line। कैसे, when they passes through same point, ये बेसिक थॉट है। अगर ये कॉन्करेंट लाइन है तो उसका मतलब वो तीनों लाइनें सेम पॉइंट से पास करनी चाहिए, L1 L2 और L3। अगर वो तीनों लाइनें सेम पॉइंट से पास कर रही हैं तो ही वो कॉन्करेंट लाइन होंगी, अदरवाइज वो कॉन्करेंट लाइन नहीं होंगी। तो सिंपल थॉट है, हम क्या करें, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन्स ऑलवेज lie on
थर्ड लाइन। समझ रहे हो कि नहीं भाई? दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वो हमेशा थर्ड लाइन में लाई करना चाहिए। ये कंडीशन हो गई। अब इसी कंडीशन को प्रूव कैसे किया गया? अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 पहली लाइन मान लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 दूसरी लाइन मान लो, और a3x प्लस b3y प्लस c3 तीसरी लाइन मान लो, तो किन्हीं दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और उसको तीसरी लाइन में सेटिस्फाई करा दो। तो वहां से कंडीशन आती है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इसका जो डिटर्मिनेंट बनता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? 0। अगर ये कॉन्करेंट लाइन है तो ये होती है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। ये कंडीशन कहाँ से आई? इसी थॉट से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस लाई ऑन थर्ड लाइन। कई बार क्या होता है, अगर तीन लाइनें आपको दी हैं और उसमें दो लाइनों की इक्वेशन आपको डायरेक्ट दिख रही है और जिसका आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आराम से निकाल सकते हैं, तो हम ये डिटर्मिनेंट नहीं लगाएंगे। दो लाइनें सॉल्व करेंगे, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और उसको तीसरी लाइन में सेटिस्फाई करा देंगे। वहां से हमें जो कंडीशन या जो वैल्यू चाहिए होगी वो मिल जाएगा। समझ में आया? कई बार क्या होता है कि लाइनों में कुछ रिलेशन में लैम्डा एम्डा कई जगह दिया होता है, तो हम आराम से एक कंडीशन लगा के लैम्डा निकाल लेंगे। कई बार क्या होता है, दो लाइनें आपको सीधी दी हुई हैं और एक लाइन में लैम्डा दिया हुआ है, तो इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके पॉइंट निकालो और सीधा तीसरी लाइन में लाई करा दो। तो वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे कौन सी चीज को कैसे सोचने वाले हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? दी है नहीं? बोलो भाई। सर स्क्रीन सर रेशियो सर कुछ स्क्रीन सही नहीं दिख रही पूरी। हाँ सर, थोड़ा शिफ्टेड लग रही है। अभी दिख रही है? हाँ, Yes, यस यस सर। सर। ऐसा सही हो गई। सर एक बार स्क्रीन ऊपर कर दीजिए सर, जो थ्योरी लिखी आपने कॉन्करेंसी वाली। होगी। ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे तो इसकी कंडीशन क्या होगी? स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर ना। ऑब्वियसली तभी ऐसा होगा, तो स्लोप कंडीशन लगा दो तो क्या आ जाएगा? y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस एच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, आसान से था यार। ठीक तो है। या फिर सीधा ये तीनों लाइनें क्या दी हुई हैं? कॉन्करेंट है। जैसे ही कॉन्करेंट है तुरंत कॉन्करेंसी कंडीशन लगा दो। PQ1 सबको एक तरफ ले आओ तो PQ-1, फिर 2 3 -8 5 -6 7। ये ध्यान रखिएगा। और इज इक्वल टू क्या कर दो? 0। यहाँ से इसको ओपन करो तो P के साथ क्या आया? 21 प्लस 56। माइनस Q के साथ क्या आया? 14 प्लस। 48 ऐड। अच्छा, और Q के साथ क्या आएगा? 14 प्लस 40। और इसके साथ R के साथ क्या आ रहा है? -12 -15। यहाँ पे शायद माइनस आता है। R के साथ क्या आ रहा है? 1 के साथ क्या आ रहा है? -12 -15। -15। देखिए ऐसा कुछ आ रहा है। देख लो, और ये इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ P के साथ क्या बच रहा है? देखिए, क्या 27 आ रहा है क्या? यहाँ Q के साथ क्या आ रहा है? देखिए, क्या -54 आ रहा है क्या? और यहाँ पे आ रहा है शायद प्लस का 27 हटा दो तो P प्लस 2Q -1 0 आ रहा है कि नहीं? दिखा? अच्छा, P प्लस 2Q -1 अगर 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली P कॉमा Q पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं भाई? यस सर। यस सर। यस सर। बस सारी लाइनें सेम फॉर्मेट में लगी हुई हैं, बस आपसे कहा गया है कि ये तीनों क्या हैं? कॉन्करेंट है। तो बस कॉन्करेंसी की कंडीशन लगा दो। क्या कंडीशन है? 1 2A A, 1 3B B, 1
4c और इसी डिटर्मिनेंट को क्या कर देना है, उठा के 0 कर देना है, खत्म। समझ में आ रहा होगा भाई। अब बस आपको एबीसी एचपी में प्रूव करना है, तो बस कंडीशन लगा दो। तो नॉर्मली मेरे हिसाब से तो सीधा डिटर्मिनेंट ओपन कर दो, क्योंकि सॉल्व करने में मेरे हिसाब से इतना टाइम लगेगा। सॉल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट सीधा ओपन कर दोगे तो जल्दी हो जाएगा ना। क्या कहते हो? यस सर। जल्दी So, बताओ हो फिर। गया। हो गया? यस यस सर। सर हो गया। सीधा सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आ गया? ए सी प्लस बी सी, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2ac आ जा रहा है क्या? यहाँ से शायद b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी आ जाता है, तो यहीं से हम कह देंगे ए बी सी किस में आ गया। ऐसा ही किया होगा तुमने, देख लो। ऐसी कोई जाएगा कि नहीं? अगर ये तीनों कॉन्करेंट हैं लाइन है, तो तुरंत आप डिटर्मिनेंट बनाओगे ना। a1 b1 1, a2 b2 1 और a3 b3 1। ये डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 होगा तो a1 कॉमा b1, a2 कॉमा b2 एंड a3 कॉमा b3 कैसा होता है? कोलिनियर होता है कि नहीं? लीनियर। यस यस सर। सर। बस ये मैं प्रूव करना था। क्या ये बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? डिटर्मिनेंट आपने पढ़ी रखा है, उसी को सॉल्व कर लेना है। नहीं समझ रहे हो? a1 1, भाई क्या कहा गया? ये तीनों लाइनें कैसी हैं भाई? कॉन्करेंट हैं, तो a11 1b1 1 1c, इसी को उठा के 0 कर देना है आपने, बस सिंप्लीफाई कर देना है। देख लीजिए, कर लेंगे? मैं करूं? तो ABC अच्छा 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ABC क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंक्ट है और डिफरेंट फ्रॉम 1 है, सही है ना? तो इसका मतलब पहले तो वही या तो a-1 b-1 c-1 सिंप्लीफाई कर लो। तो a-1 1 माइनस बी 0 0, b-1 1 माइनस सी 1 1 सी। ये मैंने भाई R2 माइनस R1 वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। पहले वाले कॉलम से कॉमन कर लो a-1, दूसरे वाले कॉलम से कॉमन कर लो b-1, तीसरे वाले कॉलम से कॉमन कर लो c-1। क्या बचेगा अंदर वो बताओ? 1 0 1 अपॉन a-1, -1 1 1 अपॉन b-1। दिख रहा है सबको कि नहीं? 0 -1 c अपॉन c-1 इक्वल टू 0। अब इसी वाले कॉलम पे ओपन कर दो। बोलो भाई। जैसे ओपन करोगे तो 1 अपॉन a माइनस, क्योंकि ये तीनों तो 0 हो नहीं सकते, क्योंकि ये 1 नहीं है ना। तो जैसे इस पे ओपन करोगे तो ये क्या आएगा? -1, फिर -1 अपॉन b-1, और जैसे ही -1 अपॉन b-1 करेंगे, ये रिजल्ट भी क्या आ जाएगा? -1 नहीं आ रहा है क्या? चेक करो जरा। अरे हाँ या ना, चला लो कैसा है। यस और सर। फिर c अपॉन c-1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 0। यहाँ से देखो, 1 अपॉन 1 माइनस ए 1 अपॉन 1 माइनस बी और c अपॉन 1 माइनस सी क्या आ रहा है? 0। इसी में 1 ऐड कर दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस ए 1 अपॉन 1 माइनस बी और 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 आ जाता है। यही हमें प्रूव करना था। दिखा क्या सबको? यस सर। देख लो भाई आराम से। नॉर्मल एक डिटर्मिनेंट गिवन था, बस हमने उसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया, वहीं से हमारा आंसर आ गया है। हाँ या ना? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए।